अच्छा, ये आप लोगों का जो सवाल है वो रेशो से और रेशो से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। ठीक है। तो इस स्पेसिफिक सवाल को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस सवाल में लिखा हुआ है, टॉप ट्रेवल लिमिटेड टीटी is a privately owned bus company that provides local services within Karachi. TT is currently a minor player within the industry. However, the board have ambitious plans to be one of the top five providers within the next 5 years. In November 2023, TT acquired five new electric buses at a cost of rupees 500 million. The investment in new buses is the first phase of TT's growth plan. New routes have been added, expanding services to different high population areas and some longer distance intercity services. TT used surplus cash held at the bank to purchase the additional non-current assets. जितने भी एडिशनल कैश बैलेंस है वो सारा का सारा हमने जो है वो नॉन करंट एसेट परचेज करने के लिए लगा दिया। You have recently started working for TT in the finance department, and you have been asked to design a performance measurement system that will assist the board in reaching their goal. Historically, TT has focused on traditional financial measures. However, this is no longer considered to be sufficient. Recent फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको। कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है 2024 का भी दिया हुआ है, और 2023 का भी दिया हुआ है। 23 और 24 के बीच में सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से चेंज हुआ, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी अवेलेबल है 2024 का भी और 2023 का भी। इसमें आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज है, और नेट करंट एसेट्स हैं, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की वैल्यू। उसके बाद आपके पास कैपिटल एंड रिजर्व्स में शेयर कैपिटल है और रिटेन्ड प्रॉफिट है। साथ में आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स की वैल्यू भी दी हुई है। सवाल ने आपसे ये पूछा था, इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल कैलकुलेशन टीटीज करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। आपको जो है वो टीटी की मौजूदा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट्स करने हैं, इवेल्युएट करना है उसको, और उसके लिए आपको रीजनेबल कैलकुलेशंस करनी है। एंड पोजीशन, यानी कि ये दोनों चीज़ों की बात करता है कि किस तरह से उसके प्रॉफिट्स वगैरह में चेंज आया और किस तरह से उसके बैलेंस शीट्स में चेंज आया। बी पार्ट भी थियोरेटिकल है। सजेस्ट सूटेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को बताते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, that the board can use in addition to the current financial measures for the following four areas that are critical to the future success of the business. कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कहते हैं। CSF या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं कि जिसके बगैर जो इदारे की जो कामयाबी है वो अचीव ना हो सके, और उसको मेजर करने के लिए हम KPI या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो आपको इन चार एंगल से ये बताना है कि कौन सा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अचीव करने के लिए KPI जो है वो सूटेबल होगा और उसको कैलकुलेट वगैरह करना है। सी में बोलता है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स दैट द कंपनी इज फेसिंग एंड सजेस्ट मेथड्स दैट टीटी कैन इम्प्लीमेंट टू मैनेज आइडेंटिफाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डेफिसिट्स। कंपनी को लिक्विडिटी का इशू है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो आपने ये एवेल्युएट कर कर बताना है कि जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी का, उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए। अब हम जरा इसके आंसर को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में हम ये सारी कवरेज कर लें, और फिर मैं आपसे ये आंसर शेयर कर दूं जिसमें आप इसको एनालाइज कर सकें। देखिए, आंसर में सबसे पहली चीज़ जो हुई हुई है ना वो ये है कि आपने कैलकुलेशंस करी हैं चेंज की। मिसाल के तौर पर सेल्स रेवेन्यू जो है वो 2023 में 4318 था, 2024 में वो 4510 हो गया। यानी कि चेंज आया है 192 का, 192 का इंक्रीज हुआ है 192 से सेल्स रेवेन्यू। तो आपने उसकी एक चेंज की परसेंटेज निकाली या ग्रोथ रेट निकाल लिया कि सेल्स रेवेन्यू पिछले साल से इस साल 4.4% ज़्यादा है। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो वैल्यू है उसमें कितना चेंज है, कितने परसेंट से वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या चेंज हुआ है, ये कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है उसमें कितना चेंज आया है। अब अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं तो पहले 370 था और अब 242 हो गया। तो ये चीज याद रखिएगा कि ऑल्दो सेल्स रेवेन्यू में इंक्रीज है, सेल्स रेवेन्यू में इंक्रीज है,
लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्रीज आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है। सेल्स रेवेन्यू 4.4% से इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा से 8.1% से इंक्रीज हो रही है। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है। एडमिन एक्सपेंसेस का चेंज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का चेंज है, इंटरेस्ट का चेंज है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का है, टैक्स की जो अमाउंट है उसका चेंज है, टैक्स की अमाउंट में डिक्रीज नजर आ रहा है। डिक्रीज क्यों नजर आ रहा है? डिक्रीज इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आपने जब कम प्रॉफिट कमाया तो उस पर कम टैक्स चार्ज हुआ, और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो वो तो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप था। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी देख रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि पहले जितना लोन था उतना ही लोन अभी भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उसकी रीज़न क्या नज़र आती है? अगर हम यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो डिक्लाइन है या ग्रॉस प्रॉफिट का जो डिक्रीज है ना, ये एक वाज़ेह और बड़ी रीज़न नज़र आ रही है। एडमिन एक्सपेंसेस भी मोर और लेस सेम ही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी मोर और लेस सेम ही है, तो जो बिगेस्ट जो ड्रॉप जिस चीज़ ने कॉज किया है वो मोस्ट लाइकली ये ग्रॉस प्रॉफिट का ड्रॉप है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी पॉलिसी कंसिस्टेंट है मोस्ट लाइकली कंपनी की। कंपनी हर साल सेम डिविडेंड देती है। और रिटेन प्रॉफिट की जब हम बात करें तो रिटेन प्रॉफिट की अमाउंट में भी डिक्रीज आ रहा है। रिटेन प्रॉफिट यानी कि वो प्रॉफिट जो आपने रिटेन किया, पहले 138 कमाया था, 20 डिविडेंड में दिया, 118 बच गया था। अब 47 में से 20 अगर डिविडेंड में दिया तो सिर्फ 27 बच गया। तो पार्टी के लिए सबसे पहली चीज जो हुई हुई है वो ये है कि इस तरह का हमने एनालिसिस परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा, सेकंड चीज जो आपने करनी है, क्योंकि उसने ये कहा था पार्ट ए में कि जो भी आप अपने कमेंट्स लिखोगे उसको आप जस्टिफाई करोगे विद रीजनेबल कैलकुलेशंस। तो कुछ कैलकुलेशंस तो वो हो गई जो मैंने आपको अभी देखा। इसके अलावा आप कुछ रेशोज की कैलकुलेशंस कर सकते हो, ये शीट में एक्सेल की आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। जिसमें आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड किया, दोनों सालों का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हुआ है। और अगर आप देखते हो तो पहले ये 8.6% था, यानी कि हर 100 रुपये में से 8.6% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता था, अब वो सिर्फ 5.4% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने की रीजन ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी फॉल रहा है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 8.6 से 5.4 पर आ गया है, यानी कि तकरीबन तकरीबन इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखता हूँ तो 3.2 का है, और इतना ही डिफरेंस यहाँ पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एंड रिजर्व्स होता है। आपके पास नेट प्रॉफिट्स जो है वो दोनों सालों के आ रहे हैं, 47 और और कैपिटल एंड रिजर्व्स की वैल्यू यानी कि शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स की 518 और 491 की वैल्यू इधर नजर आ रही है। सो हमने अपना रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त ये याद रहे कि हम नेट प्रॉफिट नहीं लेते हैं, बल्कि रिटर्न ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। देखिए, अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड किया जाता है कैपिटल एंड रिजर्व्स की वैल्यू से। जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड किया जाता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके पास जो है वो डेट्स भी आ जाते हैं, और आपके पास जो इक्विटी की वैल्यू है वो भी आ जाती है। यानी कि अगर मैं ये देखूं कि ये 1268 कहाँ से आया, तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा अपने सवाल पर तो 1268 मुझे इस तरह से मिल रहा होगा कि मैं 518 और 750 दोनों को ऐड करूंगा, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन को और कैपिटल एंड रिजर्व्स की वैल्यू दोनों को ऐड कर कर ये बनेगा। उसके बाद आपके पास डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये मुझे ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है। यानी कि टोटल जो डिविडेंड पे किया गया है वो 20 है, टोटल कैपिटल एंड रिजर्व्स की वैल्यू 518 है, यानी कि जिसने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो 3.9% कमा रहा है। अच्छा, ये याद रहे कि डिविडेंड यील्ड अगर आपके पास सवाल में डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना होगा और आपके पास नेट बुक सॉरी आपके पास जो है वो यहाँ पर बुक वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू दी हुई है आपके पास कैपिटल एंड रिजर्व्स की या कैपिटल एंड इक्विटी की। लेकिन अगर आपके पास बुक वैल्यू के बजाय मार्केट वैल्यू दी हुई होती इक्विटी की तो हम उस चीज को यूज कर रहे होते। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल है सर, नेट करेंट एसेट से भी तो आ सकता है ना? कि बिल्कुल आ सकता है, वो दूसरा तरीका है, उससे भी सेम आंसर आएगा और इतना ही आ रहा होगा जितना अभी हमें। सो ये कुछ रेशियोज हैं जो कैलकुलेट हुए हुए हैं। उसके बाद फिर अगले जो कुछ रेशियोज कैलकुलेट हुए हुए हैं वो क्या हुए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपके साथ ये गो थ्रू कर रहा हूँ पूरी चीज़ें, लेकिन आप लोगों ने जाहिर है एक बार इसको रीड जरूर करना है। गेयरिंग रेशियो है, गेयरिंग रेशियोज में आपके पास इंटरेस्ट कवर है।
इंटरेस्ट कवर के लिए आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिवाइड करते हो 2.3 टाइम्स। ये सजेस्ट करता है कि आपका इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है अगर उसको 2.3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो पीबीआईटी फिर जीरो होगा, या पीबीआईटी में से जो सलाहियत है इंटरेस्ट पे करने की वो 2.3 टाइम्स है। फिर इसी तरह से आपके पास पिछले साल का भी इंटरेस्ट कवर निकाला है। अच्छा, फाइनेंशियल गियरिंग बुक वैल्यूज, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशो भी इसको कहते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी से भी कैलकुलेट होता है। अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। और डेट्स डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी से भी कैलकुलेट होता है। अगेन यहाँ पर बुक वैल्यूज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ज़्यादा बेहतर होता है कि आप ये रेशियो भी मार्केट वैल्यू की बेसिस पर कंप्यूट करो, लेकिन इस सवाल में मार्केट वैल्यू से रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में रिसीवेबल डेज कैलकुलेट करना हम जानते हैं, रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू ओवर 365 यहाँ पर हुआ है। लेकिन हम अगर बाद में 365 लिखे तो वो भी चलता है, वो भी सही होता है। यानी कि हम लिख दें, अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें, रिसीवेबल डेज इज इक्वल्स टू रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू या डेटर्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 365, तो भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ पर आपके जितने भी डेटर्स हैं, डेटर्स की वैल्यू मेरे ख्याल में आपके पास होगी 82, और आपके पास जो है वो 12.4, या एक मिनट में देख लेता हूँ। रिसीवेबल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर भाई? आपके पास रिसीवेबल्स जो आ रहे हैं वो 2024 के 82 आ रहे हैं। और सेल्स रेवेन्यू कितना आ रहा है? सेल्स रेवेन्यू आपके पास 4510 आ रहा है। तो ठीक है, 29 आपके पास रिसीवेबल, एक मिनट रखिएगा वापस से। रिसीवेबल्स कितने हैं यहाँ पर? रिसीवेबल्स आपके पास 82 है, सॉरी 82 है। और आपके पास रेवेन्यू 4510 है। 82 डिवाइडेड बाई 4510 इंटू 365, अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हमारे पास 6.63 समथिंग आंसर आ रहा है। अच्छा, उसने क्या किया हुआ है, उसने ये जो 12.4 है ये कैसे निकाला है? रेवेन्यू को 365 से डिवाइड कर दिया है। जो 4510 है उसको 365 से डिवाइड किया हुआ है, तो एक ही बात है। इस तरह से भी आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बहरहाल, जिस तरह से हमने रिसीवेबल डेज और पेबल डेज कैलकुलेट करना सीखा है पिछले लेक्चर्स में, उसी तरह से आप उसको कैलकुलेट करें। रिसीवेबल डेज निकालें, पेबल डेज निकालें, करंट रेशो निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे। करंट एसेट्स हमारे पास मौजूद है, करंट लायबिलिटीज भी हमारे पास मौजूद है। करंट एसेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1198 है और करंट लायबिलिटीज 1268 है। यहाँ पर करंट एसेट्स 1676 है और करंट लायबिलिटीज जो है वो वन ये रही 1537 है। सो आपने करंट रेशियोज कैलकुलेट करे। करंट रेशियोज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ तक कैलकुलेशन में तो आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा। अब जो एरिया आ रहा है वो है कमेंट्स लिखने का, जिसको मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, जिसको मैं रीड कर कर आपको समझाते रहता हूँ। ये कमेंट वाला जो एरिया है इसमें बच्चों को जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर होती है तो चलें उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इन आंसर से आपने आधा भी लिख लिया तो आपके लिए बहुत है। बहरहाल, इसको हम पढ़ते हैं कि क्या लिखता है, किस तरह से इसने कमेंट्स लिखे हैं। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस की कमेंट्री में ओवरऑल परफॉर्मेंस लिखा है। द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स has fallen significantly by 65.9% despite a small increase of 4.4% in revenue. This is very disappointing for TT, especially in light of the investment during the year. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के सिनेरियो में लिखा हुआ था कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी करी है और इन्वेस्टमेंट के बावजूद रेवेन्यू में तो थोड़ा सा इंक्रीज है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज आया है, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। Gross profit margin, the decline in the gross profit margin from 8.6 to 5.5% could be explained by number of factors. The main cause of the decline is that cost of sales increased by 8.1% and revenue only increased by 4.4%, and so the gross profit margin reduced. ये चीज हमने भी डिस्कस करी थी। हमने ये अभी डिस्कस करा था कि आपका रेवेन्यू 4.4% से ग्रो हो रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में 8.1% का इंक्रीज है, जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो गिर रहा है। यानी कि जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो इंक्रीज तो हुआ है, पहले 100 के आ रहे थे तो उसकी जगह पे 104.4 रुपीज आपको रिसीव है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें भी तो इंक्रीज है, और उसका जो इंक्रीज है वो जो आपका रेवेन्यू का इंक्रीज है उससे बहुत ज्यादा है। खर्चे आपके बहुत ज्यादा से बढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले। There could be several underlying reasons. Reasons क्या हो सकती हैं? TT may have seen an increase in cost, for example, fuel and electricity, and these costs might not have been passed on to customers. फ्यूल की और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में इजाफा हुआ हो जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है।
The change could be explained by the increase in the fleet of buses, additional running cost with lower customer occupancy on some of the new routes would also have caused the margin to decline. और ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी है वो कुछ ऐसे रूट्स पर चल रही है जहां पर वो एम्प्टी जा रही है और उसकी वजह से उसके एक्सपेंस हो रहे हैं लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा. Additional information is needed to be able to understand the reason for the decline in gross profit margin. TT should develop a wider range of performance measures to be able to understand the business performance better. Business की performance को बेहतर जानने के लिए कंपनी को मजीद एफर्ट्स करनी चाहिए और हमें मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सही कुछ बात कंक्लूड कर सकें. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं. द डिक्लाइन इन ग्रॉस प्रॉफिट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम 5.7 टू 2.6%. अगेन हमने ये चीज डिस्कस करी कि अगर हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को देखते हैं तो वो 34.6% से डिक्रीज हुआ. उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आ रहा है. हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है उसमें कोई खास चेंज नहीं है, वो तो सिर्फ 0.8% से इंक्रीज हुए थे. तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो इम्पैक्ट था ना वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है. Administration expenses are similar to 2023, suggesting that these costs are predominantly fixed in nature. आपने देखा होगा कि जो एडमिन की कॉस्ट है वो चेंज नहीं हुई है खास. 126 और 125 यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक का फर्क है. वो एक का फर्क क्यों है? इसलिए क्योंकि लग रहा है कि कंपनी के बहुत सारे खर्चे जो होते हैं एडमिन से रिलेवेंट वो फिक्स्ड होते हैं. अगर वो वेरिएबल होते हैं तो रेवेन्यू के साथ साथ चेंज हो रहे होते हैं, रेवेन्यू के साथ साथ उसमें बदलाव नजर आ रहा होता. Return on capital employed तो क्या हुआ? This is falling significantly from 19.7 to 9.1%. The investment in new buses was funded using cash from the bank, and so there is no immediate change to the overall capital employed in the business. The main driver of the fall in the return is therefore the reduced profit. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हुआ है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई इजाफा नहीं है. वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज होता है. लेकिन उसने कहा कि यहाँ पर लग रहा है कि जो नेट प्रॉफिट गिरे हैं ना वो मेन रीजन है जिसकी वजह से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो फॉल कर रहा है. और ये आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो पहले 138 होते थे और अब 47 हो गए. कैपिटल एम्प्लॉयड तो पहले भी तकरीबन वही था जो अभी है, यानी कि अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो 491 और 750 और 518 और 750 एक सेम अमाउंट बनता है. लिहाजा वो ये कहते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉल होने की जो मेन रीजन है ना वो ये रीजन है कि आपकी प्रॉफिट्स कम है. The new buses were only acquired in November 23 and so only a few months of additional revenue is reflected during 24. The position is the same for the return on equity too. Return on equity जो है उसकी भी ऐसी ही पोजीशन है और अभी नई बसेस आई हैं, हो सकता है कि वक्त के साथ ये चीजें चेंज हो जाए. Position in gearing, interest cover has fallen by approximately half and is now to just 2.3, which is quite low. So it is still greater than 1 and so not an immediate concern. देखो आपका जब इंटरेस्ट कवर लेस देन 1 हो जाता है ना तो एक इमीडिएट कंसर्न होता है. लेस देन 1 हो ना तो इमीडिएट कंसर्न होता है, यानी कि आप कहते हो कि भाई कोई इमीडिएट मसला है और मुझे इसको एड्रेस करना चाहिए. क्योंकि अगर करंट रेशो लेस देन 1 आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 1 रुपए से भी कम के करंट एसेट्स मौजूद होंगे और मैं कभी भी डिफॉल्ट कर सकता हूँ. द हाई लेवल ऑफ नॉन करंट एसेट्स हैज मेंट दैट इफ रिक्वायर्ड सिक्योरिटी इज अवेलेबल फॉर द बोरिंग. जब आप नॉन करंट एसेट्स परचेज करते हो तो उससे फायदा ये होता है कि वो आपकी प्रेमिसेस पर पड़े हुए होते हैं और उसकी गारंटी की बेसिस पर आपको बैंक से लोन भी मिल जाता है. ठीक है जी. द गियरिंग रेशियो 59 ये मिल गया था परसेंट बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज. दिस इज कंसिस्टेंट विद 2023 एज एक्सपेक्टेड एज देयर हैज बीन नो चेंज टू द लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ द बिजनेस. दिस लेवल ऑफ गियरिंग इज हाई. और गियरिंग का लेवल जो है वो ज्यादा है और ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि डेट टू इक्विटी में से कोई भी चेंज जो है वो चेंज नहीं हुई इस साल. लिक्विडिटी यानी कि कितने आसानी से शॉर्ट टर्म आप अपने खर्चे पे ऑफ कर सकते हो. द लिक्विडिटी पोजीशन इज पुअर विद द करंट रेशियो ऑफ जस्ट 0.74. आपने यहाँ पर इसका करंट रेशियो कैलकुलेट किया था और करंट रेशियो की वैल्यू जो है वो सिर्फ 0.74 आ रही है जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम कहलाती है. जनरली ये 1.2 1.3 1.4 के आसपास होनी चाहिए. TT does not have enough cash to pay the current liability and is in immediate danger of becoming insolvent. TT के पास पैसे पे करने के लिए भी नहीं है. ये टॉप पर जो कहानी दी हुई थी उसमें लिखा हुआ था और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इसकी जो करंट लायबिलिटीज है वो सही से पे ना हो सके और ये डिफॉल्ट कर जाए. TT has minimal receivable as customers pay for travel before the journey commences and so the small number of receivable days will relate to the small delay for credit card payments to reach TT's bank.
टीटी के रिसीवेबल्स बहुत कम है, क्योंकि जैसे ही लोग ये बस में ट्रैवल करते हैं तो उसी वक्त कैश दे देते हैं, कार्ड से कुछ पैसा आना होता है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग अभी नहीं हुई है, बहरहाल उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है। Trade creditor days are, however, very long, and this is clearly indicative of the cash flow problems that ET has. अगर आप क्रेडिटर्स को देखते हो तो क्रेडिटर के जो डेज हैं, रिसीवेबल के डेज तो 4 दिन और 7 दिन है, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि उसी वक्त पैसे दिए और उसी वक्त बस में बैठ गए। लेकिन आप जिन पेएबल से उधार लेते हो उनसे आप 100 दिन के आसपास का उधार लेते हो, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या बात है भाई? आगे आपके पास शेयर होल्डर से रेलेवेंट कुछ पॉइंट है। इट इज नोटेड दैट डिविडेंड हैज बीन मेंटेन्ड डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट फॉल इन प्रॉफिट। टीटी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, सो सिग्निफिकेंट signaling is not a key issue for the company. If net profit continues to decline, it might not be possible to pay a similar dividend level of dividends in the future year. यहाँ पर उसने हमें ये दिखाया था कि आपका जो प्रॉफिट है वो पहले 138 था और उसमें से आप 20 का डिविडेंड पे करते थे, अब आपका प्रॉफिट सिर्फ 47 है, फिर भी 20 का डिविडेंड पे कर रहे हो। मे बी आपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट किया हुआ है कि कम से कम आपको 20 मिलियन का जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ने मजीद डिक्लाइन किया, अगर आने वाले सालों में मजीद कंपनी की पोजीशन बुरी हुई, तो ये डिविडेंड देना भी मुमकिन नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। If net profit continues to decline, it might not be possible to pay a similar level of dividends in the future. ये हमने डिस्कस कर लिया। अब पार्ट बी किस बारे में था? पार्ट बी ये कहता था कि अगर मैं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहूँ तो क्या केपीआई या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे जिसके थ्रू मैं अपनी कंपनी को एनालाइज कर सकता हूँ। और आपने इसको 4 एरियाज के हिसाब से, इन 4 एरियाज के हिसाब से बताना है, और आपको जो है वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को देखते हुए अपना जवाब देना है। ठीक है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कैसे मेजर हो सकता है? रेवेन्यू पर पैसेंजर पर माइल, यानी कि एक कस्टमर 1 किलोमीटर दूर जाता है तो कितना रेवेन्यू मुझे जनरेट करके देता है। कॉस्ट पर पैसेंजर माइल पर रूट, अगर एक पैसेंजर को एक रूट पर मैं 1 माइल आगे लेकर जाता हूँ तो मुझे क्या कॉस्ट चार्ज होती है या कितना मेरा खर्चा होता है। ये सारे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है। फाइनेंशियली आप एंगल्स जो देख सकते हो कंपनी के, वो ये देख सकते हो एवरेज रेवेन्यू पर बस कितना है, एवरेज कॉस्ट पर बस कितनी है, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर बस कितनी है, यानी कि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को नंबर ऑफ बसेस से डिवाइड कर दूं तो मुझे ज्यादा बेहतर पिक्चर मिल रही होगी। इसी तरह से अगर फर्दर हम आगे बढ़े, इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, यानी कि कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के हिसाब से मैं अगर उसको जज करना चाहूँ तो मैं एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर बस रूट ढूंढ सकता हूँ, यानी कि एक रूट पर कितने पैसेंजर्स आते हैं। एवरेज जर्नी टाइम पर रूट ढूंढ सकता हूँ, यानी कि ऑन एन एवरेज एक जर्नी के लिए कितना टाइम लगता है। परसेंटेज ऑफ कैंसल्ड जर्नीज देख सकता हूँ, कितनी जर्नीज है वो साल में या महीने में, या एक ड्राइवर या एक कंडक्टर या एक बस चलाने वाला या एक बस जो है उसकी होती हैं, या वैसे पब्लिक हॉलीडेज होती हैं। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू बस ब्रेक डाउन, और कितना आइडल टाइम होता है, यानी कि जिस वक्त मशीन कोई काम नहीं कर रही होती। तो वो कहते हैं कि इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को एनालाइज करने के लिए ये चीजें आप देखोगे तो वो चीज़ एनालाइज हो रही होगी, पता चल रहा होगा कि कहाँ पर गलती कर रहे हो। इसके बाद है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, नंबर ऑफ न्यू रूट्स पर ईयर, परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एवरेज एज ऑफ व्हीकल्स। इससे आपको पता चलेगा कि हर साल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हर साल जो है वो नए लोग नहीं आ रहे हैं, नए रोड्स ओपन नहीं हो रहे, इसका मतलब जो जगह, इसका मतलब जो आपका काम है वो डेवलप नहीं हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। कस्टमर फोकस, कस्टमर के फोकस के हिसाब से क्या चीजें जरूरी है, क्या केपीआई जरूरी है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, कितनी कंप्लेंट्स वो करते हैं, जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स उतनी बुरे सर्विस। परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स बाइंग वीकली पासेस, कौन कौन वीकली पास खरीदता है उस बस का जो वीकली पास है। अगर वो ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इसका मतलब कस्टमर इस चीज को सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं और उसमें अपने पैसे लगाना चाहते हैं। परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स नॉट रीन्यूइंग वीकली पासेस, इससे मुझे ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है या जिनको कोई मसला है मेरी सर्विस के साथ। अच्छा, फिर आखिरी पार्ट इसने लिक्विडिटी के बारे में कहा था। ठीक है जी, आखिरी पार्ट जो पार्ट सी था वो इसने कहा था कि एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द लिक्विडिटी प्रॉब्लम दैट द कंपनी इज फेसिंग एंड सजेस्ट मेथड्स दैट टीटी कैन इम्प्लीमेंट टू मैनेज आइडेंटिफाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। कंपनी को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो हो रहा है, वो रेशियोस वगैरह कैलकुलेट से पता चल गया, लेकिन बोलता है कि कंपनी को कुछ सजेशंस दो इस बारे में। तो causes of liquidity problem में क्या है? There are two main drivers of the declining liquidity. The main reason is that the new non-current asset were funded through the cash held at the bank.
नया नॉन करंट एसेट लिया था और सारे पैसे जो है वो मैंने कैश एट बैंक से दे दिए, जिसकी वजह से मेरे करंट एसेट्स कम हो गए और लिक्विडिटी बुरी नजर आ रही है करंट रेशो और क्विक रेशो से। द इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन फंडेड विद लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड दिस विल यूजुअली बी मैच्ड टू द लाइफ ऑफ द एसेट। हमें ये चाहिए था कि हम उस एसेट की परचेज को किसी लॉन्ग टर्म बैंक की फाइनेंस से ऑब्टेन करें, और हम ऐसा करें कि बैंक को तब तक लोन देते रहे जैसे जैसे मैं उस एसेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। Instead, this has depleted the cash reserves of the business, and so there is sufficient cash to meet other short-term liabilities. अब हमारे पास कैश ही नहीं है जिससे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकें। The underlying reduction in profitability has also led to drain on the cash available for the business. कंपनी के पास एंड में जो प्रॉफिट बचा है वो भी कम बचा है, और इसकी वजह से भी पैसे ड्रेन हो रहे हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग पर या दूसरी चीज़ों पर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू जितने पहले लगते थे। The underlying reduction in profitability has also led to drain on the cash. ठीक है, ये पढ़ लिया। The cost of each bus journey is the same regardless of the number of passengers. The additional journeys have therefore increased the cost and payments that need to be made without seeing the usual proportionate increase in revenue. जब आपने बस के रूट्स इंक्रीज करे तो उसमें पैसेंजर्स इतने नहीं है, और आपकी वो जो उसको लेकर आने और जाने की या बस चलाने की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है, और इसीलिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, आई मीन प्रॉब्लम्स का एड्रेस कैसे किया जाए। अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी। Number one, the low underlying profitability might be a temporary position given the introduction of new routes, and in time the number of passengers will increase. ऐसा हो सकता है कि आपने नए जो रूट्स ओपन करे हैं उस पर अभी कस्टमर्स कम हैं, और उन कस्टमर्स के ज़्यादा होने के बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी वापस अचीव हो जाएगी। टेम्परेरीली आपके प्रॉफिट इसलिए कम है, उसकी रीज़न ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है नए बसेस पर, नए रूट्स पर, नए बसेस की परचेजिंग में। Alternatively, the board may review and revise the schedule as appropriate to operate services where they are required and the optimum frequency unprofitable services can be withdrawn. ऐसा भी हो सकता है कि हम जो प्रॉफिटेबल सर्विसेज नहीं है उनको विदड्रॉ कर दें ताकि हम वापस से प्रॉफिटेबल हो जाएं, या जहां पर नुकसान हो रहा है उनको एड्रेस कर सकें। उसके बाद फर्दर कुछ कमेंट्स भी हैं, मैं कुछ कमेंट्स इसमें से पढ़ देता हूँ। हर पॉइंट के दो दो कमेंट्स पढ़ देता हूँ, फिर आप इसको ज़रा सिनेरियो के साथ जो है वो लिंक भी करेंगे जब आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे। लिक्विडिटी के दो पॉइंट्स देख लेते हैं। देयर इज अ कंसर्न दैट द कंपनी इज अनेबल टू सेटल द करंट लायबिलिटी एंड सो सूटेबल फाइनेंस शुड बी अरेंज एज सून एज पॉसिबल। नंबर वन, करंट लायबिलिटीज पे करना मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि करंट रेशो बहुत बुरा था। इन द शॉर्ट टर्म द कंपनी माइट रिलाई ऑन एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। शॉर्ट टर्म के लिए आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जिसमें आप बैंक को कहते हो कि भाई मुझे कोई ओडी लिमिट दो, और वो ओडी लिमिट के जरिए आप अपनी फंडिंग कर सकते हो। This will be an aggressive form of finance as there is always risk that the facility may be withdrawn. बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक कभी भी विड्रॉ कर लेता है, और इसीलिए ये बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होगी, लिहाजा कहीं से लॉन्ग टर्म लोन अरेंज करना चाहिए। A more conservative approach would be to arrange some long term loan. Long term finance can be either debt or equity. Long term finance obtain करने की जरूरत है। इक्विटी की बात करते हैं। टीटी इज प्राइवेटली ओन्ड कंपनी एंड सो न्यू इक्विटी विल टेक द फॉर्म ऑफ अ राइट्स इशू। यानी कि नए अगर मैं शेयर्स इशू करूंगा तो वो राइट्स इशू कहलाएंगे, इसलिए क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं तो पब्लिकली तो शेयर्स इशू नहीं होंगे, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके जरिए से ही मजीद पैसा बिजनेस में आ रहा होगा। This relies on the existing shareholders having funds to invest in TT, and this might not be possible. Raising new equity is permanent, unlike debt, and so debt might be more suitable as the duration of the funding could match the life of the assets. डेट तब लिया जाता है जब हमें यूं लगता है कि कुछ सालों बाद हमें उसको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए लिया था वो मकसद मेच्योर हो गया है। इक्विटी अगर आप इशू कर देते हो तो इक्विटी से इशू किया हुआ पैसा जो है उसके ऊपर शेयर्स बाईबैक कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू होता है, यानी कि वो जनरली कंसिडर किया जाता है कि इक्विटी परमानेंट नेचर की चीज़ है, यानी कि हमेशा होगी। फाइनली आखिरी कुछ बातें। डेट कैन बी रेज फॉर स्मॉलर अमाउंट्स इफ रिक्वायर्ड थ्रू दिस, तो दिस इज अनलाइकली टू बी द केस हियर। डेट जो है वो रेज किया जा सकता है। द इन्वेस्टमेंट इन बसेस फॉर 500 million and if the acquisition had been funded via new debt, it would have increased the debt from 750 to 1250. This is a significant increase. यहाँ पर हमने जो 500 मिलियन की नई बसेस ली हैं उसके लिए हमने डेट का इस्तेमाल नहीं किया, नए डेट इशू कर फाइनेंसिंग नहीं करी है, वरना जो बैलेंस शीट पे डेट की अमाउंट आ रही थी वो भी इंक्रीज हो जाती। बहरहाल कुछ और पॉइंट्स है वो आप पढ़ेंगे। कंक्लूजन में लिखा हुआ है टीटी शुड इंश्योर दैट देयर आर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इन प्लेसेस फॉर द शॉर्ट टर्म, then depending on the director's attitude to risk the working capital can continue to be financed by a permanent overdraft or long term finance can be raised। यानी कि इवेंचुअल कंक्लूजन हम ये दे रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑब्टेन करो, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लो, कोशिश ये करो कि जो वर्किंग कैपिटल है उसकी फंडिंग परमानेंट ओवरड्राफ्ट से या लॉन्ग टर्म फाइनेंस से हो जाए।
ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन था, और अगर मैं करवाता तो टू बी ऑनेस्ट बोरियत से भरपूर हो जाता, और बहुत लेंदी क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन नहीं था। इसमें जो जो चीज़ें करी सारी की सारी मैंने इस एक्सेल फाइल में डाल दी हैं। पहले आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का सिनेरियो अच्छे से पढ़ेंगे, उसके नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, देखेंगे, और फिर पार्ट ए बी और सी को गो थ्रू करेंगे। ऐसे सवाल जो है वो आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है, और आपके लिए आपकी उसकी लिए तैयारी होनी चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है, आपने कुछ रेशोज कैलकुलेट करे और फिर कमेंट्स लिखे। कमेंट्स में बच्चों को मसला होता है तो काइंडली इसको अच्छे से दो चार बार रीड करें और फिर इसको लिखने की तरफ जाएं। ये बात बहुत जरूरी है कि आपको कमेंट्स आते हों। ठीक है जी, यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग और इसकी एक्सेल फाइल आप लोगों को दे दूंगा, जिसके बाद आप जो है वो मुझसे फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी किसी ने कोई बात करनी है तो मुझे बता दें, अदरवाइज इसकी एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल और इसकी वीडियो लेसन जो है वो शाम तक आप लोगों को भेजता हूँ, जो आप देखें, गो थ्रू करें और फिर मुझे बता दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।